नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत प्रयागराज से बड़ी खबर के साथ। अतीक अशरफ डबल मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं एडवोकेट विशाल तिवारी, जहां उनकी याचिका है और इस याचिका में डीजी प्रशांत कुमार के बयान को आधार दिखाया गया है, जहां अतीक अशरफ मामले की कोर्ट से जांच की मांग की गई है। यूपी में अब तक हुए एनकाउंटरों की भी जांच की मांग की गई है। तो माफिया ब्रदर्स की हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां लगातार असद का एनकाउंटर हो या फिर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो पुलिस की मौजूदगी में, इसको लेकर लगातार बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इसी के चलते अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है, जांच की मांग की जा रही है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, जिस दौरान डीजी के बयान को आधार बनाया गया है और यूपी में अब तक हुए एनकाउंटर की जांच की मांग इस याचिका के जरिए की गई है। साथ ही साथ अतीक अशरफ मामले की कोर्ट से जांच की मांग हुई है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, लगातार एनकाउंटर और अतीक और अशरफ की हत्या दोनों ही सवालों के घेरे में थी। अब सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंच चुका है, क्या कुछ अटकलें हैं, क्या कुछ संभावना? जिस तरीके से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की न्यायिक हिरासत में हत्या हो जाती है, उसके बाद लगातार राजनीति भी हो रही है और जो कई लोग हैं वो लगातार कानूनी पहलुओं को भी तलाश रहे हैं। इसी बीच ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और जो वकील है विशाल तिवारी, उनकी ओर से एक याचिका डाली गई और याचिका में सीधे गया है कि 2017 के बाद से करीब 183 जो एनकाउंटर्स हैं वो हुए हैं और उसकी जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में एक कमेटी बनाई जाए और उन सभी एनकाउंटर्स की जांच कराई जाए। और सबसे बड़ी बात है कि याचिका में ये भी कहा गया है कि अगर पुलिस डेयर डेविल्स बनती है तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए, न्यायपालिका के लिए या किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। तो निश्चित रूप से अतीक अहमद मामले में, अशरफ अहमद मामले में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में जब सुनवाई करता है, इस याचिका को एक्सेप्ट करता है तो क्या कुछ कहता है और सरकार से भी क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट मांगता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से इस पूरे याचिका में हर चीज का जिक्र किया गया है, ये भी कहा गया है कि सजा देने की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका में ही निहित है। ऐसे में पुलिस प्रशासन किसी भी तरीके से किसी आरोपी को या किसी भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो सजा देने का अधिकार उसके पास नहीं है। कोर्ट कानून है, कानून व्यवस्था है, प्रणाली बनी हुई है, उसी के तहत कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, इस पूरे याचिका में आप देखिए तो असद के एनकाउंटर का जिक्र किया गया है, इसके अलावा विकास दुबे का जिक्र किया गया है, तमाम सारे जो एनकाउंटर्स हुए हैं उसका जिक्र किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अतीक अहमद और जो उसका भाई है अशरफ अहमद, उसकी हत्या जो न्यायिक हिरासत में हुई है उसको लेकर याचिका डाली गई है और इस याचिका में क्रमशः कई बातों का जिक्र किया गया है और निश्चित रूप से इस याचिका में यही दर्शाने की कोशिश की गई है कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए, एक कमेटी बना देनी चाहिए और ताकि इस पूरे जिस तरीके से आरोप लगते हैं पुलिस प्रशासन पर उसकी जांच हो सके। तो अब देखना होगा कि जब कोर्ट इस याचिका को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद अगर सुनवाई करता है तो खासतौर पे फिर से विशाल तिवारी जो कि वकील हैं, उनकी ओर से क्या कुछ दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है और जो जवाब है वो खासतौर पे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से क्या कुछ दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब याचिका एक्सेप्ट हो जाएगी उसके बाद सुनवाई के लिए तारीख मिलेगी, सुनवाई होगी, तब अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगना है, नहीं मांगना है। क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि अगर कोई याचिका नहीं सुप्रीम कोर्ट में डालता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान भी ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ये मामला न्यायिक हिरासत में जो हत्या है उससे जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में विशाल तिवारी की ओर से डाली गई है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कब सुनवाई करता है, क्या तारीख देता है, याचिका को एक्सेप्ट करता है, नहीं करता है और क्या उत्तर प्रदेश सरकार से भी इस पूरे मामले में जवाब मांगा जाता है, पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन याचिका में आप देखिए 2017 के बाद से करीब 183 एनकाउंटर्स का जिक्र किया जाता है, विकास दुबे का जिक्र किया जाता है, असद के एनकाउंटर का जिक्र किया जाता है, अतीक अहमद और अशरफ अहमद के
हत्या का, न्यायिक हिरासत में हत्या का जिक्र किया जाता है। पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि किस तरीके, क्यों न्यायिक हिरासत में किस तरीके से किसी की हत्या हो जाती है, पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रही थी। तो निश्चित रूप बिल्कुल, से अब देखिए बड़े इंतजार करना सवाल होगा हैं, इस पूरे लेकिन मामले में कब किस तरीके से अब इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है पीयूष, ये देखना होगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। सपा नेता आजम खां की तबीयत बिगड़ी है। सुबह करीब 3 बजे अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। बड़ी अपडेट, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आजम खां को एडमिट कराया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आजम खां की तबीयत अचानक बिगड़ गई और इसी के चलते सुबह करीब 3 बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में वो इस वक्त एडमिट है। ये बड़ी जानकारी, आजम खां की तबीयत खराब रहती है और इसी के चलते उनके स्वास्थ्य को देखते हुए टीम्स भी, जो मेडिकल टीम है वो बकायदा जाती है और उनकी जांच करती है, लेकिन क्योंकि तबीयत उनकी ज्यादा नाजुक हो गई और इसी के चलते उनको एडमिट किया गया है। गंगाराम अस्पताल में उनको एडमिट किया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुबह करीब 3 बजे बताया जा रहा है कि उनको एडमिट किया गया है। और इसी के साथ बढ़ते आगे, अब वाराणसी से खबर, जहां G20 सम्मेलन की काशी में आज पहली बैठक, G20 सम्मेलन का मंत्री वीके सिंह ने उद्घाटन किया है। वैश्विक कृषि के विकास का नया रोड मैप तैयार होगा। भारत समेत 20 विकासशील देशों में रोड मैप तैयार होगा। सम्मेलन में कृषि, शिक्षा, अनुसंधान मुद्दों पर मंथन। वैज्ञानिकों, प्रतिनिधियों का समूह रविवार को पहुंचा काशी। सम्मेलन में पोषण, खाद्य सुरक्षा को लेकर चर्चा। जलवायु अनुकूल खेती बढ़ाने संबंधी बिंदुओं पर चर्चा। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का संदेश भी देंगे। कृषि के क्षेत्र में विकास से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा शुरू। बैठक में मोटे अनाज, बढ़ती आबादी को लेकर मंथन। अन्न मुहैया कराने को लेकर स्थायी खेती पर भी मंथन। इसी के साथ चर्चा में काशी की धरोहरों को भी जानेंगे विदेशी मेहमान। तो आज से इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत, 3 दिवसीय ये पूरा सम्मेलन चलने वाला है और इसके जरिए बड़ी चर्चा की जाएगी। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का संदेश भी दिया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में विकास से जुड़े बिंदुओं पर भी चर्चा शुरू हुई है और इसी के साथ बैठक में मोटे अनाज और बढ़ती आबादी को लेकर मंथन किया जाएगा। तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो बैठे हुए हैं, जिनकी एक्सपर्टीज है इस अलग अलग फील्ड में, और उसी के चलते चर्चा की जाएगी। तो अन्न मुहैया कराने को लेकर स्थायी खेती पर भी मंथन है। चर्चा में काशी की धरोहरों को भी विदेशी मेहमान जानेंगे। तो 3 दिवसीय ये सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन, जहां मंत्री वीके सिंह ने उद्घाटन किया है इस सम्मेलन का। वैश्विक कृषि के विकास का नया रोड मैप तैयार किया जाएगा इस सम्मेलन के जरिए। तो भारत समेत 20 विकासशील देशों में रोड मैप तैयार होगा। तो सम्मेलन में कृषि, शिक्षा, अनुसंधान मुद्दों पर मंथन होगा। तो वैज्ञानिकों, प्रतिनिधियों का समूह रविवार को काशी पहुंचा। सम्मेलन में पोषण, खाद्य सुरक्षा को लेकर चर्चा और इसी के साथ साथ जलवायु अनुकूल खेती बढ़ाने संबंधी बिंदुओं पर भी चर्चा। और अब कानपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी। महिला का घर जलाने के मामले में पेशी होगी। महाराजगंज जेल से कानपुर के लिए रवाना हुए हैं। 1 महीने बाद इरफान सोलंकी की पेशी हो रही है। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी की आज पेशी होनी है और इसके लिए महाराजगंज जेल से कानपुर लाया जा रहा है। महिला का घर जलाने के मामले में पेशी होनी है। 1 महीने बाद इरफान सोलंकी की पेशी हो रही है। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी की आज पेशी। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामजी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इरफान सोलंकी की आज कोर्ट में पेशी है, वक्त निर्धारित किया गया है पेशी के लिए। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी जो विधायक इरफान सोलंकी जो इस तक महाराजगंज जेल में बंद है, उन भाई रिजवान सोलंकी, उन दोनों को यार महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट पेशी के लिए लाया जा रहा है। उन पर आरोप था कि जाजमो जो महिला का प्लाट पर कब्जा कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर उसके प्लाट पे आग लगा दी गई थी। इसके समेत फर्जी आधार कार्ड से घूमना, अवैध संपत्तियों को कब्जा करना, एक्सटॉर्शन मनी मांगना, तमाम मुद्दों पर उन पर मुकदमे दर्ज हुए जाजमो थाने में, जिसको लेकर लगातार पेशी चल रही थी। लेकिन हर हफ्ते तारीख पढ़ने को लेकर के जो इरफान सोलंकी विधायक के जो अधिवक्ता थे
गौरव दीक्षित उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कोर्ट में कि उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी सुनवाई हो, क्योंकि इतनी दूर लंबा सफर तय करने पर काफी समय लगता, बर्बाद होता है, जिसको लेकर के एक मामले पर तो कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात स्वीकार की थी, अन्य सभी मामलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मामले को खारिज कर दिया था, जिसको लेकर के आज उनको पेश किया जाएगा। क्योंकि लगातार मैं आपको बता दूं, एक महीने से लगातार जो कानपुर के अधिवक्ता थे वो हड़ताल पर थे, जिस कारण इरफान सोलंकी की पेशी नहीं हो पा रही थी। 12 अप्रैल को एक बार इरफान सोलंकी फिर पेशी के लिए लाया गया था, लेकिन हड़ताल खत्म न होने की वजह से उनकी तारीख 17 अप्रैल लगा दी गई थी। लेकिन 14 अप्रैल को अधिवक्ताओं की जो हड़ताल थी खत्म हो गई। खत्म होने के बाद 17 तारीख यानी आज इरफान सोलंकी की जो प्लाट में कब्जा करने और आग लगाने का मामला था उस पर पेशी होनी। इसके साथ ही उन सभी गवाहों का जो आरोपी नसीम, जो पूरी घटना पीड़िता नसीम और उसकी बेटी, उसके बयान हो गए थे, उस बयान के आधार पर आज उससे पूछताछ भी होनी, उनके बयान को पक्का किया जाएगा। और जो इरफान सोलंकी के जो अधिवक्ता गौरव दीक्षित वो क्रॉस क्वेश्चन भी आज उनसे कर सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के आज कोर्ट में इरफान सोलंकी की पेशी होनी है, लेकिन पेशी को देखते हुए किसी तरह कोई अव्यवस्था ना हो, कोई समस्या उत्पन्न न हो, ऐसे में पेशी तैनात की गई, भारी पुलिस फोर्स लगाया गया है, जिससे कि कोर्ट में पेशी के दौरान जब इरफान सोलंकी की पेशी हो तो किसी तरह के कोई उत्पात ना हो सके, ऐसे में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा बनाएगी, गेट पर फोर्स तैनात रहेगी, अंदर फोर्स तैनात रहेगी, और जब कोर्ट रूम के बाहर भी फोर्स की तैनाती की गई है, जिससे कि पेशी हो सके और पेशी में कोई भी व्यवस्था में खलबली न डाल सके। ऐसे में कहीं ना कहीं आज एक महीने में इरफान सोलंकी की पेशी होगी तो कहीं ना कहीं जो कचहरी वो छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। और मीडिया को भी अंदर जाने से रोका गया, मेन गेट पर मीडिया को रोकने की व्यवस्था बनाई गई। तो इससे पहले जो मीडिया अंदर चली आती थी और इरफान सोलंकी से बात कर रही थी, तो इरफान सोलंकी से मीडिया बात न कर सके, उनसे दूरी बनी रहे। ऐसे में जो मीडिया कर्मी है उनको भी मेन गेट पर ही रोक दिया जाएगा और अंदर कार्रवाई होने के बाद ही जो बताना हो तो पुलिस के अधिकारी या जो अन्य अधिकारी जो से होंगे औपचारिक जानकारी मीडिया कर्मी को दे सकेंगे। जी बिल्कुल ठीक है राम जी, आप नजर बना के रखिएगा कि किस तरीके से दलीलें दी जाती हैं इस दौरान और क्या कुछ पेशी में खास रहता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे मथुरा से अब खबर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का ये पूरा मामला, जहां कोर्ट में आज दाखिल हो सकती है अमीन सर्वे रिपोर्ट। सिविल सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आदेश दिया है, जहां हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने दायर की थी याचिका, और इस याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने का जिक्र था। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का भी जिक्र था, और इसको लेकर आज आमीन सर्वे रिपोर्ट दाखिल की जा सकती है। हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने याचिका दायर की थी, जिस याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि की करीब 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने का जिक्र किया गया था, और इसी के साथ याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का भी जिक्र था। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के मामले में कोर्ट में आज दाखिल हो सकता है अमीन सर्वे रिपोर्ट। तो ये बड़ी जानकारी, जहां सिविल सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आदेश दिया था। तो हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने याचिका दायर की थी, और इस याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने का जिक्र था। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का भी जिक्र था। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के मामले में आज कोर्ट में दाखिल हो सकता है आमीन सर्वे रिपोर्ट। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता महेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आज इस पूरे मामले में, क्या कुछ होने की संभावना बताया जा रहा है? आज अमीन सर्वे रिपोर्ट दाखिल की जा सकती है। देखिए, हम आपको बता दें, गुप्ता की जो याचिका थी उस पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी, और जो जन्मभूमि की जो चलिए, शायद महेश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा से प्रयास करेंगे संपर्क साधने का। लेकिन बड़ी अपडेट, जहां कोर्ट में आज दाखिल हो सकता है अमीन सर्वे रिपोर्ट, जहां सिविल सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आदेश दिया है। तो सिविल, इसी के साथ हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी। लखनऊ से अब खबर, बीजेपी के मेयर प्रत्याशी दाखिल करेंगे नामांकन। आज नामांकन दाखिल करेंगे सुषमा खरकाल, जहां पार्टी पदाधिकारी, मंत्रियों समेत वरिष्ठ नेता इस दौरान सम्मिलित होंगी।
होंगे। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नामांकन में मौजूद रहेंगे। नामांकन के लिए मंत्रियों को सौंपी गई है जिम्मेदारी। लखनऊ से सुषमा खरकवाल को बनाया गया है प्रत्याशी। तो आज नामांकन दाखिल किया जाएगा और इस मौके पर मंत्री मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे नामांकन के वक्त। तो लखनऊ से सुषमा खरकवाल को प्रत्याशी बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? आज देखिए नामांकन दाखिल किया जाएगा, मंत्री मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे और इस दौरान सुषमा जी ने खास आभार भी व्यक्त किया है प्रदेश अध्यक्ष का। उनको किस तरीके से एक मामूली कार्यकर्ता होने के बावजूद भी उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसके चलते उन्होंने आभार व्यक्त किया है। आज नामांकन का दिन है, क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल, अब से कुछ देर में भाजपा प्रत्याशी सुषमा खरकवाल का नामांकन होना है। पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीछे तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं। उत्सव को इस तरीके से मना रहे हैं कि पहाड़ों का जलवा अब समतल में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहाड़ों से संबंध रखती है जो प्रत्याशी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब से कुछ देर में भाजपा प्रत्याशी यहाँ से नामांकन के लिए रवाना होंगे। तमाम कार्यकर्ता, तमाम उनको मानने वाले लोग यहाँ पर हैं। मैम, पहली प्रतिक्रिया एक आम कार्यकर्ता को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। आज बहुत बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय है हमारे पर्वतीय समाज के लिए, और मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को उनका सम्मान रखते हुए आदरणीय सुषमा खरकवाल जी ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये टिकट दिया है, और बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही वो ऊपर तक जीत हासिल करेंगी और भारी बहुमत से जीतेंगे। एक महिला होने के नाते दूसरी बार महिला को टिकट मिला, एक बार फिर लखनऊ का नेतृत्व एक महिला करेगी, इसे कैसे देखती हैं? मैं इसको आधी आबादी की पूर्ण मतलब एक जीत के रूप में देखती हूँ, उनके सम्मान में देखती हूँ, नारी के अस्तित्व और अभिमान के रूप में देखती हूँ। और नारी अगर जहाँ जीतती है तो वो अपने साथ साथ सर्वांगीण समाज का विकास करती है। बिल्कुल, महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि महिलाएं घर भी संभालती हैं और दफ्तर भी संभालती है, दोनों समानता के संभालती हैं। ये रथ जो है वो अब पहुंच चुका है। इसी पर रथ पर सवार होकर के अब से कुछ देर में जो भाजपा प्रत्याशी हैं, मेयर प्रत्याशी, वो यहाँ से नगर निगम के लिए रवाना होंगी। हालांकि चंद कदमों की दूरी पर ही नगर निगम कार्यालय स्थित है जहाँ पर नामांकन होना है, लेकिन बाकायदा इस रथ को तैयार किया गया है, फूल मालाओं से सजाया गया है और इसी रथ पर अब से कुछ देर में तमाम दिग्गज दिखाई देंगे। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भूपेंद्र चौधरी, वो सहारनपुर में आज रहेंगे, लेकिन लखनऊ में आज जो नामांकन होगा उसमें भाजपा जो सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहेंगे, वो लखनऊ के प्रभारी भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो हुजूम लेकर के पहुंचे हुए हैं अपने मेयर के लिए, अपने मेयर प्रत्याशी के नामांकन के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर भाजपा प्रत्याशी यहाँ पर बनना मुश्किल है, जीत मिलना आसान है, क्योंकि कई लंबे साल का इतिहास रहा, कई चुनावों की हिस्ट्री रही है कि भाजपा प्रत्याशी जो भी यहाँ से लड़ा, चाहे समाजवादी पार्टी का समय रहा हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी का समय रहा हो, हर समय भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बम्पर जीत हासिल की। पिछले साल का आंकड़ा देखें, पिछला चुनाव था 2017 में, तो यहाँ पर मेयर प्रत्याशी थी जो संयुक्त पार्टियां, उन्होंने लमसम 1,30,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लेकर के आश्वस्त है। बाकायदा पूरी गणित बैठा ली गई कि आखिर कौन प्रत्याशी होना चाहिए। ट्विंस के साथ भारतीय जनता पार्टी ने खेला, एक तो परंतु सैनिकों को जोड़ने का काम किया, क्योंकि जो भाजपा प्रत्याशी है वो पर्वतीय क्षेत्र से आती है, उत्तराखंड के मूल निवासी है, साथ ही साथ वो ब्राह्मण समाज से भी आती ताल्लुक रखती है। तो ऐसे दोनों को साथ कर जो समीकरण है उनको बैठाया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तमाम दिग्गज लगे थे कि उनको टिकट मिले, उनकी पत्नियों को टिकट मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 30 साल से जो निष्ठा के साथ जो भाजपा के साथ जुड़ी हुई महिला थी उनको प्रत्याशी बनाकर कहीं ना कहीं उस सबसे कमजोर एक जो कार्यकर्ता भाजपा का होता है, जो बूथ लेवल की राजनीति करता है, उसको संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी बड़ा नहीं है। अगर आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो एक दिन वो दूर नहीं होगा कि
आप मेयर से लेकर मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो उत्साहित हैं और अब से कुछ देर में यहाँ से जो भाजपा की मेयर प्रत्याशी हैं सुषमा खरवाल, वो बिल्कुल, नामांकन देखिए करके जातीय रवाना समीकरण के साथ तमाम समीकरण को साधते हुए प्रत्याशियों का चयन हुआ है। जश्न की तरह से आज नामांकन के दिन को भी खास बनाने की पूरी तैयारी है। अश्विनी, लगातार आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। न्यूज वन इंडिया ने लखनऊ से बीजेपी की ओर से प्रत्याशी सुषमा खरवाल से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी जिम्मेदारी मिली है वो बेहतर ढंग से निभाई जाएगी। सुनिए। नगर निकाय चुनाव को लेकर के बिगुल बज चुका था। लखनऊ मेयर सीट को लेकर के पेच फंसा हुआ था। काफी जद्दोजहद के बाद में आखिर सुषमा खरवाल जी के नाम पर मोहर लगी। हमारे साथ खुद बात करने के लिए मैम, पहली प्रतिक्रिया कहीं नाम नहीं चल रहा था आपका, कहीं कोई शोर शराबा नहीं था? मैं संगठन के कार्यकर्ता हूं और बहुत लंबे समय से काम कर रही हूं और संगठन ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं संगठन का अपने रक्षा मंत्री जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने संगठन मंत्री का, अपने नगर अध्यक्ष का, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को एकदम बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और इस लायक मुझे समझाए। मैं उनका बहुत बहुत आभार। ये सुषमा खरवाल जी थी जो लखनऊ से मेयर प्रत्याशी भाजपा ने को घोषित किया है और अभी भाजपा कार्यालय पहुंची थी और यहाँ पर अपने तमाम लोगों से मुलाकात कर रही हैं। निश्चित तौर पर इनका कहना है कि जिन लोगों ने इनको टिकट देने में सहायता की, क्योंकि ये समर्पित कार्यकर्ता भाजपा की थी और उसी का फल आज इनको मिला है। लखनऊ से न्यूज इंडिया के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी राम के साथ नगर। और अब सोनभद्र से अगली खबर, जहां ओबरा थर्मल पावर प्लांट में विस्फोट हुआ है। ओबरा परियोजना इकाई संख्या 13 में यह विस्फोट हुआ है। पीआरडीएस लाइन का कॉमन हेडर खोलते समय लाइन ब्लास्ट हुई है। 20 केजी का प्रेशर होने से 2 कर्मचारी घायल हुए हैं। ओबरा प्रोजेक्ट हॉस्पिटल से वाराणसी के लिए रेफर किए गए हैं कर्मचारी। तो ब्लास्ट होने की वजह से 2 कर्मचारी घायल हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां वाराणसी के लिए कर्मचारियों को जो घायल हुए हैं उनको रेफर किया गया है। झांसी से खबर, जहां बिहारी लाल आर्य बीजेपी के अधिकृत मेयर प्रत्याशी, मौरानीपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक हैं बिहारी लाल आर्य, यूपी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, बड़ा उनको अनुभव भी है और इसी के साथ उनको ये बड़ी जिम्मेदारी भी अब बीजेपी की तरफ से सौंपी गई है। जहां बिहारी लाल आर्य बीजेपी के अधिकृत मेयर प्रत्याशी, मौरानीपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक हैं बिहारी लाल आर्य और इसी के साथ यूपी सरकार में मंत्री भी रहे हैं बिहारी लाल आर्य। तो बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्होंने किया है और क्योंकि यूपी सरकार में मंत्री भी रहे हैं तो उनके काम को भी बारीकी से देखा गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। झांसी से ये बड़ी अपडेट, बिहारी लाल आर्य बीजेपी के अधिकृत मेयर प्रत्याशी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।